सबको ये समझ आता है कि बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 5 को हम बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 5 तो लिख ही सकते हैं। अगर बॉक्स है तो उसके अंदर से इंटीजर बाहर कर सकते हैं। साइन इनवर्स के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस हाफ का बॉक्स लिखा है तो ये माइनस 1 से 1 लाई करना चाहिए। और कॉस इनवर्स के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस हाफ का बॉक्स लिखा है तो ये भी माइनस 1 से 1 लाई करना चाहिए। ठीक है, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये इसको इसकी टर्म में कन्वर्ट करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस हाफ प्लस 1 लिखा हुआ है ये, और उस प्लस 1 को बाहर कर सकते हैं बॉक्स के, तो ये हो गया माइनस 1 से 1। यहां से आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस हाफ का जो बॉक्स है वो -2 से 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस हाफ का बॉक्स -1 से 1 एंड -2 से 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस हाफ का बॉक्स क्या क्या वैल्यूज दे सकता है, और सिंस ये इंटीजर है तो ओनली -1 और 0 ही बन सकता है। ये समझ आया? तो अगर मैं थोड़ा सिंपल रखने के लिए इसको टी बोल दूं तो टी का वैल्यू ओनली -1 और 0 है, और जो फंक्शन लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स t प्लस 1 प्लस कॉस इनवर्स t। देखो ये समझ आता है? तो सिंस डोमेन में ओनली 2 ही पॉइंट आ रहे हैं तो रेंज भी अकॉर्डिंगली आ जाएगा। तो अगर हमने ये t बोल रहे हैं अपन, तो f ऑफ 0 की बात की तो ये साइन इनवर्स 1 बनेगा, विच इज साइन इनवर्स 1 पाई बाय 2। कॉस इनवर्स 0 इज पाई बाय 2। कॉस थीटा 0 कब है? साइन इनवर्स 0 इज 0, और कॉस इनवर्स -1 इज, तो रेंज में सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है। क्वेश्चन में अपने रेंज ही पूछा है, डोमेन पूछा था? रेंज है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 समझ आता है? आगे कोई और डाउट किसी का? लास्ट क्लास से एक बार नोट्स बताओ। अपन ने थ्योरी पढ़ा था, क्वेश्चंस कुछ किए थे? अच्छा, तो सबसे लास्ट में अपन ने 1 1 मैनी 1 और इनटू ऑन टू ये लिखने के बाद कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ एक क्वेश्चंस और कर लेते हैं। हमने ड्रिचलेट फंक्शन वर्ड यूज किया था कभी? क्या? ड्रिचलेट। हाँ, हाँ ठीक। सभी को सेट्स के नोटेशन, जैसे सेट ए है तो ये इसका मीनिंग क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनसाइड। मान लो ऐसे कुछ दे रखा है तो सेट ए में p एलिमेंट्स हैं, ये चेंज कर दूं? वो है तो मैच लगा लो, फिर बेस्ट सॉल्यूशन नेक्स्ट पे जाएगा।
क्वेश्चन इज प्रॉपर्ली मैंने स्टेटमेंट लिखानी, बट इफ एफ एक्स इज, जैसे एक बार देखना बोर्ड पे क्वेश्चन क्या है कि इफ एफ एक्स इज 1 1 एंड ऑन टू, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल। मस्ट भी ट्रू नहीं है, मे और मे नॉट, मे और मतलब मे भी ट्रू है। दैट मीन्स मतलब पॉइंट इज कि एक क्वेश्चन के मोर देन वन आंसर्स भी आ सकते हैं कॉलम 2 में। मतलब तीनों भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। और करना कैसे कि जैसे फर्स्ट वाला ऑप्शन हमको चेक करना है कि 1 1 ऑन टू, तो कोई भी एक मैपिंग ऐसी बनाओ जो 1 1 ऑन टू है, कोई भी एक जो तुम्हें मर्जी पड़े। अगर अपन ने यहाँ पे ए बी सी लिया तो 1 1 बनाने के लिए यहाँ पे मिनिमम 3 एलिमेंट्स तो होने ही चाहिए। 1 1 के लिए मोर देन 3 भी हो सकते हैं, लेकिन ऑन टू के लिए मोर देन 3 चलेंगे क्या? नहीं। तो ओनली पॉसिबिलिटी ये बन रही है। तो 1 1 ऑन टू के लिए P इक्वल टू Q होना पड़ेगा, मतलब कि सेट ए और सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को इक्वल होना पड़ेगा, तभी 1 1 ऑन टू बन सकता है फंक्शन। सेकंड है 1 1 इंटू, अगर हम ऊपर वाला एग्जांपल ही कॉपी कर लें तो मैं चलो पी क्यू को अवॉइड करने के लिए 1 2 3 तो अगर हमने रिलेट कर दिया इनको, तब तो भी फंक्शन 1 1 ऑन टू है। इनटू बनाने के लिए इस सेट में एक्स्ट्रा एलिमेंट बचने चाहिए, मिनिमम एक तो बचना ही चाहिए। तो P लेस देन Q या P ग्रेटर देन Q, क्या आंसर आ गया? तो सेकंड पार्ट भी क्लियर है। अब एक बार ये नोट करके थर्ड पार्ट तुम लोग देखो। अगर मैनीवन और ऑन टू चाहिए तो मतलब कि ये तो हमने मैनीवन बना दिया, और ऑन टू के लिए फिर टू का भी प्री इमेज होना चाहिए, तो यहाँ तक आ सकता है। अगर अपन इस सेट में और कोई एलिमेंट रखेंगे तो वो फिर ऑन टू नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे P इज ग्रेटर देन Q आ गया। हाँ, इक्वल टू नहीं आएगा। इक्वल टू आ गया तो या तो वो ऑन टू नहीं बनेगा या 1 1 बनाना पड़ेगा। अगर इक्वल टू आ गया जैसे तुम यहाँ पे 3 रख दोगे तो ऑन टू नहीं बनेगा। ठीक है, अगर तुम ऑन टू बनाना ट्राई करोगे तो फिर इस बी वाले एलिमेंट को 3 से रिलेट करना पड़ेगा, तो फिर फंक्शन मैनी वन नहीं बनेगा। डी वाले केस में सर 1 2 3 तीनों के, हाँ सही है। देखो डी वाले केस में तीनों ही आंसर्स चलेंगे, कैसे? हमें डी में क्या चाहिए? मैनी वन और इनटू, तो ये वाला फंक्शन मैनी वन और इनटू हो गया, और अभी ए इक्वल टू बी है, सॉरी पी इक्वल टू क्यू है, मतलब ये वाला फंक्शन भी मैनी वन इंटू है, और अभी P लेस देन Q है। और ये भी मैनी वन इंटू है। तो फर्स्ट वाले केस में P इक्वल टू Q, P लेस देन Q और P ग्रेटर देन Q, सारे केस एक्सेप्टेबल है मैनी वन।
इंटू ऐसा क्यों बोला? अच्छा, अरे तो पीएनसी का बेसिक एप्लीकेशन लगाना है। और अभी मैंने जो एक बार अभी क्वेश्चन डिस्कस किया उसमें लिखा भी था, जैसे मान लो कोई भी अलग अलग, जैसे ये मान लो ये वाला केस है, तो अभी पी और क्यू भी अलग अलग रखे हैं। इस सिचुएशन में टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनेंगे? तो एलिमेंट ए के पास कितने ऑप्शन है रिलेट होने के लिए? एलिमेंट बी के पास भी 2 है, एलिमेंट सी के पास भी 2 है, तो अभी 2⁻3 इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे बोलो फिर, तो इस सेट के हर एक एलिमेंट के पास क्यू ऑप्शंस हैं, तो क्यू जो है वो पी बार मल्टीप्लाई होगा, तो क्यू रेज टू पावर पी, समझ आ गया? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज एग्जैक्टली क्यू ऑप्शंस। जबकि सेकंड वाले केस में मान लो ये वाला सिचुएशन है कि सेट ए में 3 एलिमेंट हैं, सेट बी में 4 एलिमेंट हैं, तो टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन बनाने हैं। तो 1 1 का मतलब क्या होता है कि इस सेट के सारे एलिमेंट का इस सेट में डिस्टिंक्ट रिलेशन होना चाहिए। तो अपन को इस सेट के भी एग्जैक्टली 3 एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं। तो यहाँ मतलब अगर हम इसकी बात करें तो देखो, आंसर के लिए 4 में से 3 एलिमेंट का सिलेक्शन किया 4C3, और फिर 3 प्लेसेस पे उसको अरेंज कर दिया इंटू 3 फैक्टोरियल। तो 4C3 इंटू 3 फैक्टोरियल, समझ आ रहा है? तो इन दिस केस आंसर PCQ या QCP? QCP इंटू P फैक्टोरियल, विच इज QP। बट ये थोड़ा सिंपल है कि अपन ने क्यू सेट बी के क्यू एलिमेंट्स में से पी एलिमेंट्स का सिलेक्शन किया और उन पी एलिमेंट्स को सेट ए वाले एलिमेंट से अरेंज कर दिया। ठीक है, ये कंडीशन क्यों लिखी थी? क्योंकि अगर पी ग्रेटर देन क्यू हो जाएगा तो फिर 1 1 फंक्शन बना ही नहीं सकते, आंसर 0 हो जाएगा। हमने टोटल बना लिया, हमने 1 1 बना लिया। अगर क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन बोलेगा तो टोटल -1 फिर इसका फोर्थ क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। अभी जो अपन ने क्वेश्चन किया था 3 की पावर 5 वाला, नहीं ऑन टू में तो मैटर नहीं करेगा, पी क्यू कोई सी भी लाइस कोई भी ग्रेड हो चलेगा, सिर्फ ऑन टू चाहिए ना, 1 1 1 1 तो है ही नहीं। अच्छा नहीं, अगर ऑन टू चाहिए तो सही बात है, क्यू लेस देन इक्वल टू पी होना चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा एलिमेंट्स बच नहीं सकते। ये सबने लिख लिया क्या? तो वो अपन ने जो भी आंसर लिखा था उसमें
बोलो नहीं। अभी जो मैंने आंसर लिखा था 3 की पावर 5 वाला, अगर अपन उसी पैटर्न को कॉपी कर लें तो हमने वहां पे भी ये किया था, सबसे पहले टोटल फंक्शंस लिखे थे। कहाँ था? टोटल फंक्शंस 3 रेज टू पावर 5। तो इन दैट केस टोटल फंक्शन q रेज टू पावर p है। ठीक है, ये जो 3c0 है इसको हम qc0 बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट नंबर बोलो। Q minus one हाँ, आगे ऐसी पैटर्न आ जाएगा तो वहां नोट कर लेते हैं। हाँ मतलब बस ये टर्म हट जाएगा और ये सारा आ जाएगा नेगेटिव साइन के साथ। सिग्नम फंक्शन अपन ने पढ़ा है पहले? नहीं कभी भी नहीं पढ़ा? नहीं, ये तो पहली बार नहीं सुना। इसमें आया था ऐसे सिग्नम बोलता है, वो जस्ट डिफरेंट करता है। नहीं इसी दिन नहीं आया था। जैसे नहीं याद तुम्हें क्या लगता है ये इक्वल फंक्शंस है या नहीं है? क्यों नहीं है? हाँ है तो दिक्कत सर तो कोई भी दो फंक्शन को इक्वल फंक्शन बोलने के लिए तीन कंडीशन है कि दोनों का डोमेन सेम होना चाहिए, एंड दोनों का रेंज सेम होना चाहिए, एंड दोनों का वैल्यू हर एक एक्स पे सेम आना चाहिए। जस्ट थोड़ा क्लियर करने के लिए एक बार और देखना बोर्ड पे कि अगर हमने एफ एक्स लिया होता साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और जी एक्स लिया होता 1, तो ये दोनों इक्वल फंक्शंस हैं क्योंकि इसका डोमेन क्या है? अरे x बिलोंग्स टू r, sin x cos x इनवर्स थोड़ी है। sin x cos x तो ऑलवेज डिफाइंड फंक्शंस हैं, तो इसका डोमेन r है, इसका भी डोमेन r है, बिकॉज x पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो इसकी रेंज में ओनली एक एलिमेंट 1 आ रहा है, इसकी रेंज में भी ओनली एक एलिमेंट 1 आ रहा है, और हर एक पॉइंट पे तुम x का वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, दोनों फंक्शंस का वैल्यू हमेशा इक्वल आएगा। तो ये दोनों तो इक्वल फंक्शंस हैं, लेकिन एक और चीज देखो कि अगर यहाँ पे ये gx 1 की जगह sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स लिखा होता तो ये इक्वल फंक्शंस नहीं है, क्योंकि दोनों का डोमेन अलग अलग है। इसका डोमेन तो x बिलोंग्स टू r है, जबकि सेकंड वाले का डोमेन x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 है। तो अगर दोनों का डोमेन एटलीस्ट एक कंडीशन ब्रेक हो रहा है, एटलीस्ट एक कंडीशन, तो फिर वो इक्वल फंक्शंस नहीं होंगे। तो ऐसे ही तुम्हें यहां तक नोट करने के बाद इन दोनों का डोमेन लिखना है। करो, अपने आप आ जाएगा आंसर। इसमें तीनों कंडीशन हाँ,
सर नॉट इक्वल फंक्शन। हाँ, नॉट इक्वल है। -4 पे ओपन ओपन। बेसिकली हाँ क्लोज तो फर्स्ट वाले का डोमेन तो ये आ गया। सेकंड के डोमेन के लिए क्या लिखोगे? x - 2 greater than equal to 0 and x + 4 पॉजिटिव। तो देखो इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लोगे तो ओनली ये ही आंसर आ रहा है। तो दोनों का डोमेन इक्वल नहीं है, तो ये इक्वल फंक्शंस नहीं है। तो अभी ये वाला एग्जांपल क्लियर है सभी को? ये बताओ कि अगर रूट की जगह लॉग लिखा होता, दैट इज क्वेश्चन इज f(x) इक्वल टू ln ऑफ x - 2 अपॉन x + 4। यहाँ पे होता gx इज इक्वल टू ln ऑफ x - 2 माइनस ln ऑफ x + 4। समझ आ रहा है? सेकंड वाला फंक्शन बोल रहा हूं मैं, gx इज इक्वल टू ln ऑफ x - 2 माइनस ln ऑफ x + 4। तो ये इक्वल फंक्शन आते कि नहीं आते? तब भी तो सेम ही स्टेप करते। इस वाले केस में लॉग एक साथ है, तो लॉग के अंदर का पूरा क्वांटिटी एक साथ पॉजिटिव करोगे, जबकि सेकंड वाले केस में अलग अलग करोगे। ये चीज क्लियर है? तो ये रूट वाला और लॉग वाला सेम टाइप का आंसर देगा। तो अभी देखना ये सबको समझ आता है, ये नोट भी कर लिया सभी ने। बट हमें ये एज अ रिजल्ट रटना नहीं है, समझना है। बिकॉज अगर हम क्वेश्चन ले नेक्स्ट वाला, इस वाले केस में क्या आएगा? सेम आएगा क्या लगा? तो करो सॉल्व। तो डोमेन इक्वल है। अगर डोमेन इक्वल है तो अपन एक्सप्रेशन को देख के बोल सकते हैं कि हर एक पॉइंट पे फिर f(x) और gx तो सेम ही आने वाला है, बिकॉज √1/2 लिखें पॉजिटिव नंबर्स के लिए। या फिर देखो लास्ट वाले क्वेश्चन में अलग था, यहाँ पे सेम है। क्यों डिफरेंस था ऐसा? कि यहाँ तो क्या है कि हमने इनको पॉजिटिव किया, ये आंसर आया, वही आंसर यहाँ पे आ रहा है। तो काइंड ऑफ पॉइंट इज की √3/5 लिखें या 3/5 का अलग अलग रूट लिखें, एक ही आंसर होता है। लेकिन लास्ट वाले केस में अलग क्यों हो रहा था? क्योंकि वहां पे नेगेटिव नंबर्स भी कवर हो रहे थे। ये नंबर तो डिफाइंड है, लेकिन ये वाला नंबर डिफाइंड नहीं हो रहा, तो इसलिए लास्ट वाले केस में अलग अलग आंसर आए। ठीक है, तो अभी तो सिंस दोनों का डोमेन सेम है, तो जस्ट बाय एक्सप्रेशन वी कैन से दैट f(x) और gx का हर एक पॉइंट पे वैल्यू भी सेम आएगा, तो रेंज भी सेम आ जाएगी, और थर्ड जो कंडीशन है वो भी होल्ड करेगा। तो इन दिस केस तो ये इक्वल फंक्शंस हैं। एक सेकंड
वही बोला कि इसमें सिंस ये दोनों पॉजिटिव किए थे Sir, not equal. पे आ गया, हाँ नॉट इक्वल। तो अगर पॉजिटिव वाले केस की बात करें तो अपन ने जो भी डिस्कस किया कि √3/√5 लिखा जाए या √3/5 लिखा जाए, एक ही बात होती है। तो हर एक पॉइंट पे इन दोनों का वैल्यू सेम आएगा, तो रेंज भी सेम आ जाएगा। एफ का डोमेन क्या है? रियल नहीं, हाँ आर में से 0 को हटा देंगे, जबकि जी वाले फंक्शन का डोमेन सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर है। यहाँ तो -5 -7 भी आ सकता है ना डोमेन में, यहाँ पे नहीं आएगा, तो ये नॉट इक्वल हो गए। तो हम जो ये बोलते हैं कि लॉग की प्रॉपर्टी, तो ऐसा लग रहा है कि इक्वल है, बट लॉग की प्रॉपर्टी ऑलवेज फंक्शन के डोमेन में ही एप्लीकेबल होती है। तो फंक्शन का डोमेन तो आर प्लस है, तो अगर एक्स आर प्लस बोल रखा है तो हम ऑलवेज ln ऑफ एक्स स्क्वायर को 2 ln ऑफ एक्स बोल सकते हैं, प्रोवाइडेड एक्स इज पॉजिटिव। Sir, not equal. नॉट इक्वल, हाँ ठीक है। वो डिफाइन नहीं होता, डिफाइन नहीं होगा। तो भाई ऑब्जर्वेशन क्या? नहीं, रेंज तो सेम आ जाएगा लेकिन डोमेन सेम नहीं है। 0 पुट करोगे तो नहीं है, 0 पुट करो। देखना सेकंड वाले केस में यहाँ तो x belongs to r है, यहाँ x belongs to r एक्सेप्ट n पाई है। Sir, equal आता है क्या सर? हाँ अगर डोमेन सेम है तो हमें पता है कि डोमेन में तो सिंस प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, तो ये दोनों डेफिनेशंस भी इक्वल हो जाएंगी। कोई भी डेफिनेशन जो अपन अलग अलग को इक्वल करते तो उनके डोमेन में ही इक्वल होती हैं वो। तो कोसेक और 1/sin तो अपने डोमेन में ऑलवेज इक्वल है, तो सेकंड और थर्ड पॉइंट भी होल्ड कर जाएगा। ऐसे ही विदाउट यूजिंग पेन बताना है, cos x और 1/sec x इक्वल है कि नहीं है? नहीं है, फर्स्ट वाला केस ही है। जबकि sec x और 1/cos x इक्वल आ जाएंगे। tan x और 1/cot x इक्वल है क्या? tan x और 1/cot x नहीं है इक्वल। सेकंड क्वेश्चन, cot x और 1/tan x इक्वल है क्या? ये भी नहीं है। tan cot वाले केस में दोनों ही इक्वल नहीं आते, लेकिन sin cos और sec cosec में एक इक्वल है, एक नहीं है। नहीं, ग्राफ से कैसे करोगे? 1/cot का ग्राफ ड्रॉ करना मुश्किल हो जाएगा ना। ये लिखा सभी ने?
सब कब आएगा? कब आएगा? एक हफ्ता हो गया। नहीं, इस वीक को तो अब आ ही जाना चाहिए आई थिंक। वो अगर नहीं आया तो सब डेसिमल का जो है ना, इसकी वजह से इश्यू हो रहा है। वो ये मतलब किसी ने 0.2 लिखा है, किसी ने 0.2 लिखा है। तो जेई में तो आई थिंक प्रॉपर लिखना है। ये लिखना है, ठीक है। हाँ, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स पूरा अभी तो तीनों करेक्ट किए हैं। मुझे लगा कि आज राउंड ऑफ कुछ चल रहा है। ये तो डाउट नहीं मिलेगा, भाई नहीं मिलेगा। नहीं, इसके ना क्या वर्ल्ड कप का टिकट है और वो मिलेगा भी, पॉसिबल भी नहीं है फाइनल। अब रिजल्ट तो आया नहीं, रिजल्ट तो आया नहीं, तो बैच तो शाही शफल करेंगे। अच्छा परफॉर्म किया है, फ्लैग ने बुरा परफॉर्म किया है, अरे क्यों? शायद अभी, शायद इस बार शायद ना करें और नेक्स्ट एमटी में करें। अभी प्रपोज तो है पर अभी डिस्कशन हुआ नहीं कुछ ढंग से, कुछ कुछ ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं। अच्छा, एक बार देखना सिग्नम फंक्शन से ये जो डेफिनेशन है, सिंपल सा डेफिनेशन समझ आता है। दैट इज अगर बोला जाए कि सिग्नम ऑफ 5 कितना हो जाएगा, सिग्नम ऑफ 5 1 हो जाएगा। सिग्नम ऑफ -7 और सिग्नम ऑफ 0 0, यानी कि 0 पे वैल्यू, अगर हम इस डेफिनेशन ग्राफ ड्रॉ करें तो 0 पे वैल्यू 0 आ रही है। जब x पॉजिटिव है तो y इक्वल टू 1 लाइन बन जाएगी, और जब x नेगेटिव है तो y इक्वल टू -1 लाइन बन जाएगी। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या है? डोमेन तो R है, ऑलवेज डिफाइंड है। रेंज क्या है? ओनली 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, 1 0 और -1। और वैसे भी फंक्शन है तो एक पॉइंट पे एक ही तो वैल्यू आ सकता है। तो उसके जस्ट बार मतलब क्वेश्चन में आएगा मैं लास्ट से कहीं नहीं कर दूसरे चैप्टर में ऐसे नहीं, फंक्शंस में जनरली आता है फंक्शन या उसके बाद। अब देखना इसका जो सेकंड डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन भी समझ आता है। हाँ। अगर x 0 है तब तो वैल्यू 0 ही आ रहा है। अगर x 0 नहीं है तो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर x पॉजिटिव है तो मॉड ऑफ x सिंपल x बन जाएगा, तो x अपॉन x +1 हो जाएगा x पॉजिटिव वाले केस में। लेकिन अगर x नेगेटिव है तो मॉड ऑफ x को हम -x बोलेंगे, इन दैट केस -1 आ जाएगा। क्योंकि 0 पे इक्वलिटी नहीं है ना, तो जब 0 से छोटा है तो ही सिर्फ -1 है, एक्चुअली 0 पे नहीं है -1। फैक्टर्स क्या बन रहे हैं, -3 और +1। उसका अलग आ रहा है हमारा। अच्छा, ठीक है।
तो अगर तुम्हें बोला जाए कि log x ड्रॉ करो या log ऑफ x प्लस 4 ड्रॉ करो, अलग अलग ग्राफ बनेगा ना, तो वैसे यहाँ पे इन दिस के तो शिफ्टिंग नहीं होगी बिकॉज एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। अगर सिर्फ x माइनस 4 होता तो शिफ्ट हो जाता। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए डिफाइन कर लो, सभी जगह x के प्लेस पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा। हाँ हमेशा 1 -1 is 0 हाँ, वो जो पॉइंट्स हैं वो 2 और -2 है। ये फंक्शन को डिफाइन करना समझ आता है, और हमने बस यही यूज किया, तो जहां भी x था उसके प्लेस पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 यूज कर लिया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0 पे डेफिनेशन -1 है, और इसका मतलब कि जब x -2 से 2 है तो हमें y इक्वल टू -1 लाइन ड्रॉ करनी है। y इक्वल टू -1 लाइन जो है वो इस तरह से आ जाएगी, और बोथ साइड बोथ बाउंड्री पॉइंट्स पे ओपन रहेगा, ये भी समझ आता है, क्योंकि एग्जैक्टली 2 और एग्जैक्टली -2 पे तो हमें वैल्यू 0 मार्क करनी है, तो यहाँ पे वो वाला पॉइंट फिल हो जाएगा। और फिर रिमेनिंग इंटरवल में लाइन y इक्वल टू -1 है, सॉरी +1। जैसे अपन ने पहले ऐसे क्वेश्चन किए थे कि अपन ने बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर ड्रॉ किया था, या बॉक्स ऑफ कोई भी फंक्शन बॉक्स ऑफ साइन एक्स ड्रॉ किया था, वैसे ही सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर समझ आता है कैसे बनेगा। सोच के देखो, सिग्नम ऑफ सिंपल एक्स स्क्वायर, 0 पे 0 और रिमेनिंग हमेशा y इक्वल टू 1 बन जाएगा। सिग्नम ऑफ साइन एक्स बना सकते हो, साइन एक्स एन पाई पे तो हमेशा 0 बन जाएगा, ठीक है। जब भी जैसे 0 से पाई वाला इंटरवल है y इक्वल टू 1, और पाई से 2 पाई है तो y इक्वल टू -1, ठीक है। 0 पाई 2 पाई 3 पाई एंड सो ऑन, इन सब पे तो 0 बनेगा हमेशा। और फिर 0 से पाई यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में y इक्वल टू 1, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में y इक्वल टू -1 एंड सो ऑन बन जाएगा, बस लाइन सेगमेंट्स। ये ड्रॉ कर लिया सभी ने।
अगर सिग्मा मैक्स नहीं होता तो इजीली सॉल्व कर लेते। तो सिग्मा मैक्स को हटाने के लिए सिग्मा मैक्स को डिफाइन कर लो। और ये डिफाइन कैसे होता है, केसेस लेके। जैसे अगर अपने पास मॉड होता तो मॉड को हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, बेसिक मेथड क्या होता है, केस लेते हैं कि जहां पे मॉड 0 है उसके अराउंड। तो मॉड में तो क्या है, 2 ही केस बनते हैं, सिग्नम में 3 केस बनेंगे। तो इन दिस केस एक्स पॉजिटिव अक्सर ऐसा ऐसा उसको सिग्नम को सर 3 और 0 हाँ सर डिस्क्रीट सेट में -1 0 2 1 तूने थर्ड केस नहीं, हम ऑलवेज केस के सॉल्यूशन और केस की कंडीशन का इंटरसेक्शन लेते हैं। और थर्ड केस भी रॉन्ग किया है तुमने, फैक्टर्स बनाए ना वो रॉन्ग है थर्ड केस में, क्योंकि तुमने 4 आंसर बोले थे ना। थर्ड से एक्स का आंसर क्या आ रहा है? अच्छा ओके, हाँ तो फिर अभी केस के सॉल्यूशन और केस की कंडीशन का इंटरसेक्शन लो बस। बी और जी ओनली 2 आंसर्स आ रहे हैं, 3 और 0। तो इसको सॉल्व किया तो इसके फैक्टर्स तो x -3 x +1। तो यहाँ से अपन को x के 2 आंसर्स मिल रहे हैं, 3, -1। लेकिन केस की कंडीशन है कि x पॉजिटिव होना चाहिए। जीरो आ जाएगा। और बस क्वेश्चन फालतू दिखने में ऐसा लग रहा है, कुछ करना नहीं है। क्यों नहीं करना कुछ भी? कि सिग्नम ऑफ एनी नंबर हमेशा इंटीजर ही आएगा। अब वो इंटीजर चाहे वो +1 हो, 0 हो या -1 हो, उन सारे इंटीजर्स का फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाता है। वैसे तो जो ये सिग्नम फंक्शन है ना, SGN, ये भी जेई वाले स्टैंडर्ड नहीं मानते। तो जब भी क्वेश्चन को सिग्नम यूज करना होगा जेई को, वो साइड में मेंशन कर देता है कि वेयर SGN डिनोट्स सिग्नम फंक्शन। जैसे अपन इन ब्रैकेट्स को बोलते हैं वैसे ही है, लेकिन सिग्नम का सिंस ब्रैकेट का तो अपन और भी यूज कर सकते हैं। SGN का कोई और यूज नहीं है। तो अगर बाई चांस जैसे जेई मेंस में इतना ध्यान नहीं रखते, तो अगर SGN लिखा है तो वो सिग्नम फंक्शन ही है। तो यहाँ पे आंसर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर से 0 आ जाएगा। हाँ मतलब वो तो मैटर करता नहीं है, कुछ भी हो हमेशा इंटीजर बनेगा, चाहे वो नेगेटिव पॉजिटिव 0 कुछ भी बने। और नहीं, सिग्नम का वैल्यू 0 कब आता है? जब सिग्नम के अंदर का क्वांटिटी 0 बन जाए। तो ये पाई पे सिग्नम के अंदर 0 थोड़ी बन रहा है। पाई पे ये क्या लिखा हुआ है, x -3 x -1, तो पाई पे तो पॉजिटिव बन रहा है, तो सिग्नम ऑफ पॉजिटिव +1 आ जाएगा।
जब भी क्वेश्चन है नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे तो मेथड क्या होता है? ग्राफ। दोनों का ग्राफ ड्रॉ कर लो एक ही डायग्राम में, जितने पॉइंट पे कट करेंगे उतने सॉल्यूशन। ये तो अभी अपन ने ड्रॉ किया ही था वैसे ही। अच्छा, इस केस में तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा है। ये अरे इंटरवल गिवन है, सिर्फ इस इंटरवल में काउंट करके बताने हैं। देखो सिर्फ यहाँ तक का ग्राफ बन रहा है। तो कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं? कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं? बोलो 0 1 2 3 कितने? कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे आ सकता था लेकिन यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे कोई सॉल्यूशन है नहीं, बिकॉज पॉइंट तो यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये येलो वाला ग्राफ और रेड वाला ग्राफ कहीं भी एक दूसरे को कट ही नहीं कर रहा। और अगर हम इंटरवल को x बिलोंग्स टू r करते तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों आ रहे? बिकॉज आगे ये ग्राफ चलता जाता, तो जब भी ये ग्राफ ऊपर 1 बनता वो सारे पॉइंट सॉल्यूशन हो जाते। ऐसे ही जब भी यहाँ वाला 1 बनता तो वो सॉल्यूशन हो जाते। थोड़ा ग्राफिंग को अब ये एक और नोटेशन है, अगर उनसे बोला जाएगी तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि मैक्सिमम ऑफ 2,5 अगर ऐसे लिखा हुआ है तो हमारा आंसर 5 समझ आता है। मिनिमम बोला होगा तो 2 आ जाएगा। अब ये तो कांस्टेंट नंबर्स के लिए, यही अगर हमें वेरिएबल एक्सप्रेशन के लिए बोला जाए तो इसका मीनिंग क्या कि एक बार एक ही डायग्राम में दोनों ग्राफ बना लो, तो y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये मैंने दोनों ड्रॉ कर लिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन ने मैक्सिमम बोला है तो वो ग्राफ जो ऊपर आ रहा है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, मिनिमम वाले केस में नीचे वाला एक्सेप्ट हो जाएगा। तो अभी ग्राफ ऊपर आने का जो मीनिंग है वो क्या है कि अगर हम जैसे x इक्वल टू ये वाले नंबर की बात करें तो एक ग्राफ यहाँ पे एक ग्राफ यहाँ पे, तो इन दोनों में से ये ऊपर आ रहा है। तो देखो जब भी x नेगेटिव होगा हम ये वाला ग्राफ एक्सेप्ट कर लेंगे। तो 0 तक तो ये समझ आ गया, लेकिन 0 से आगे ये वाली लाइन ऊपर आने लग गई, फिर 0 के और ये वाला, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? तो 0 से 1 तक y इक्वल टू एक्स लाइन आएगा और फिर 1 के बाद वापस से जो क्वाड्रेटिक है वो वाला ग्राफ आ जाएगा। तो अगर हम इसको डिफाइन भी करें तो वी आर सेइंग दैट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर व्हेन x इज लेस देन 0, x when 0 is less than equal to x is less than equal to 1 and again x square। ये मैक्सिमम वाले फंक्शन का डेफिनेशन हो जाएगा। तो मैक्सिमम वर्ड का मीनिंग समझ आ गया? अगर हमने तो दोनों यहाँ पे एक्चुअली 2 या 3 कितने भी हो सकते हैं, तो जितने भी ग्राफ हो सारे ड्रॉ कर लो और उन ग्राफ में जो सबसे ऊपर ऊपर ग्राफ आ रहे हैं वो मैक्सिमम के आंसर में हो जाएंगे। जैसे अपन इस वाले पॉइंट की बात करें, इस वाले पॉइंट पे एक ग्राफ ये, एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, तो इन दोनों में से बड़ा वैल्यू कौन सा है? ऊपर वाला। तो हमने कहा कि ये सारे के सारे पॉइंट्स एक्सेप्ट होते जाएंगे एग्जैक्टली 0 पे, तो दोनों की वैल्यू सेम ही आ गई तो वो वही नंबर आ जाएगा। लेकिन 0 से 1 के बीच में लाइन ऊपर आ रही है और कर्व नीचे आ रहा है, तो फिर अपन ने ऊपर वाला ग्राफ यानी कि लाइन को एक्सेप्ट कर लिया। इस वाले पॉइंट पे अगेन दोनों सेम बन गए। फिर इस पॉइंट के बाद में कर्व ऊपर आ रहा है और लाइन नीचे आ रही है, तो कर्व को एक्सेप्ट कर लिया।
ये नोट कर लिया सभी ने? जिन्होंने कर लिया वो एक लास्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ x x स्क्वायर x क्यूब, ये ड्रॉ करो। मिनिमम ऑफ x x स्क्वायर x क्यूब। ड्रॉ करके डिफाइन भी करना। जैसे कट करते हैं। तीन कटिंग और जब तुम ये तीनों ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो तो 0 से 1 में ध्यान रखना तीनों ग्राफ में कौन सा ऊपर कौन सा नीचे आएगा। 0 से 1 में डिफाइन करो। ये सारी लाइक कौन सा एक्सेप्ट कर रहा है ये तो बताओ। ये हटा दूं? देखो 0 से 1 के बीच में अपन को ध्यान रखना है, और 0 से 1 के बीच में सबसे ऊपर x आता है, फिर x स्क्वायर आता है, फिर x क्यूब आता है। 1 से बड़ा होगा तो जस्ट उल्टा, सबसे ऊपर x क्यूब आएगा, फिर x स्क्वायर आएगा, फिर x आएगा। 0 से 1 के बीच में सबसे बड़ा ग्राफ x का होगा, और 1 से इंफिनिटी में सबसे बड़ा ग्राफ x क्यूब का होगा। x स्क्वायर हमेशा इनके बीच में लाया करेगा। तो इन तीनों का मिनिमम सिंस अपन को ड्रॉ करना है, तो मिनिमम में देखो यहाँ तो x क्यूब वाला ग्राफ आ जाएगा, यहाँ पे फिर लाइन आने लग जाएगी, फिर वापस से x क्यूब आ जाएगा, और फिर वापस से लाइन आ जाएगी। तो 0 से 1 से इसका सबसे ज्यादा पावर वो वाला ग्राफ ज्यादा नीचे मैंने बताया। हाँ बिल्कुल, ऑलवेज। तो लास्ट वाला ग्राफ समझ आ गया? चलो फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थर्ड